हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। इस क्लास में हम लोग आपका वोकैबुलरी सेक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है इडियम्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। इडियम्स, आपको पता है इडियम्स का जो रोल है इंग्लिश में बहुत बड़ा है, और आप अगर इडियम्स जानते हैं तो आप एक इंग्लिश जो है वो अलग तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि इडियम्स का हमारे वोकैबुलरी में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग लगभग 24-25 जो है इडियम्स को कवर करेंगे। देन आफ्टर आई विल कम विद अनदर वीडियो, और इडियम्स रहेगा या फिर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वोकैबुलरी रिलेटेड रहेगा। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं हम लोग ब्रेक द आइस। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्रेक द आइस? So the meaning of this is to start conversation and reduce tension. If somebody is not talking with each other and you are taking initiative, और आप क्या कर रहे हो, बात करने का आप स्टार्ट कर रहे हो, so that is called what? Break the ice. Okay, फॉर एग्जाम्पल आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं? द टीचर टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस इन द क्लास। टीचर ने क्लास एकदम साइलेंट था, तो टीचर ने क्या किया, बीच में एक जोक क्रैक किया ताकि सारे लोग जो है वो साइलेंस मोड से बाहर निकल पाए। ओके, सो नेक्स्ट वन इज वंस इन अ ब्लू मून। वेरी इंपॉर्टेंट, वंस इन अ ब्लू मून। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वंस इन अ ब्लू मून, इट मीन्स वेरी रेयरली। जो काम जो होता है वो बहुत रेयरली होता है, उसको आप क्या बोलते हो? वंस इन अ ब्लू मून। हाँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही विजिट्स हिज विलेज वंस इन अ ब्लू मून, मतलब वो अपना विलेज जो है वो बहुत कम विजिट करता है। ठीक है, हाँ क्लियर। चलिए अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, अंडर द वेदर। नाउ इफ आई से अंडर द वेदर, इसका मतलब होता है फीलिंग इल। जब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग ईडियम के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अंडर द वेदर, यानी कि फीलिंग इल। आप इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे? आई डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज अंडर द वेदर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, स्पिल द बिन्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिल द बिन्स? व्हेन यू रिवील अ सीक्रेट। जब आप किसी का सीक्रेट रिवील करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्पिल द बिन्स। For example, she spilled the beans about the surprise party. एक सरप्राइज पार्टी होने वाली थी और उसने क्या किया, उसका राज जो है वो सरप्राइज जो है उसको रिवील कर दिया। इसको आप ईडियम में कैसे बोलते हो? स्पिल द बिन्स। आप रिवील द सीक्रेट ना यूज किया, अगर स्पिल द बिन्स यूज करोगे तो ज्यादा इनोवेटिव लगता है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्या है, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? जब आप कोई काम करने का लास्ट मोमेंट में सोचते हैं, जब कोई काम आप जब लास्ट मोमेंट में सोचते हो, दैट इज कॉल्ड एट द 11th आवर। जैसे एट द लास्ट मोमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट एट द 11th आवर। उसने लास्ट टाइम में अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्या किया? कंप्लीट किया। And all Greek. Now what is the meaning of all Greek? This is very important. When something is not understandable to you, जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं all Greek. It is all Greek to me. Okay, so for example, how will you use this? The maths formula is all Greek to me. maths के जो फॉर्मूला होते हैं वो मेरे लिए ग्रीक के समान है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता वो। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्या है, let the cat out of the bag. Very important idiom this one is. Let the cat out of the bag. Now what is the meaning of this? It means that reveal a secret accidentally. मतलब आप जो है सीक्रेट रिवील कर रहे हो, लेकिन दैट रिवीलेशन जो है, वो जो रिवील करने का वर्क है वो एक्सीडेंटली हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं let the cat out of the bag. Okay, for example, he let the cat out of the bag about the result. उसने क्या किया? रिजल्ट का जो राज है वो एक्सीडेंटली खोल दिया। ओके, नाउ बर्न द मिडनाइट ऑयल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्न द मिडनाइट ऑयल? जब आप कठिन मेहनत करते हो, ओके, वर्क लेट इनटू द नाइट। हाँ, आप जब रात भर अपनी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? बर्न द मिडनाइट ऑयल। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, ही बर्न द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। मतलब एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए व्हाट ही डिड, ही बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब उसने रात भर जाके प्रिपरेशन किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, ओके, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग।
कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग व्हेन समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, जैसे मेरा पाँव हाथ भी बिक जाए, आपको ऐसे रिलेट करना। तो वेरी एक्सपेंसिव को आप इडियम्स में क्या बोलते हैं? कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, a thing which is very expensive. So आप कैसे लिखें? That new mobile phone cost an arm and a leg. वो जो न्यू मोबाइल है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप वेरी एक्सपेंसिव ना बोल के आप ये बोल सकते हैं it will look more impressive. So that new mobile phone cost an arm and a leg. Okay. Now call it a day. Now call it a day means what? When you are doing something, आप कुछ कर रहे हो and you आपको उसको रोकना है, आपको स्टॉप करना है, तो आप क्या बोलोगे? कॉल इट अ डे, मतलब स्टॉप वर्किंग। आप कोई मतलब आप काम रोक दोगे, उसको बोलते हैं क्या? कॉल इट अ डे। ओके, फॉर एग्जांपल में आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका मीनिंग नहीं, सबसे ज्यादा आपको ऑब्वियस मीनिंग तो आपको पता होना ही चाहिए, तभी आप यूज कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस में हम लोग इडियम्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से मैंने क्या दिया हुआ है, एक सेंटेंसेस भी एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि आपको पता हो, ऐसे इस हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। आफ्टर फिनिशिंग द होमवर्क वी कॉल्ड इट अ डे। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वी स्टॉप्ड आवर वर्क, हम लोगों ने क्या किया? अपना काम जो है वो बंद कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट देखो क्या है? थ्रो इन द टॉवल। ओके, थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है गिव अप करना। क्या मतलब होता है? गिव अप करना। जब आप कोई काम को गिव अप करते हो तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? थ्रो इन द टॉवल। ओके, हाँ देखिए, थ्रो इन द टॉवल, आप उसको क्या बोलेंगे? गिव अप। ये ठीक से सेट हो जाए। हाँ, ओके, अब देखिए, थ्रो इन द टॉवल, आप इसको क्या बोलते हो? गिव अप। ओके, आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? ही डिड नॉट थ्रो इन द टॉवल इवन आफ्टर फेलिंग वंस। उसने हार नहीं मानी, उसने गिव अप नहीं किया एक बार फेल होने के बाद। ऐसे तो किसी को नहीं करना चाहिए, उसने भी नहीं किया। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। हाँ, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्ली और कुत्ते बरस रहे हो। इसका मतलब होता है जब बारिश बहुत ज्यादा हेवीली होती है तब हम लोग इडियम में इसको बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ओके, चलिए एग्जाम्पल में आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? वी स्टेड इनडोर्स, हम लोग अंदर ही रहे, बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, क्योंकि क्या हो रही थी? बारिश जो हो रही थी बहुत तेज हो रही थी। हाँ, सो व्हाट वी हैव डन, वी स्टेड इनडोर्स एज इफ it was raining cats and dogs. Okay, like this you have to use your idioms. Now next one is on cloud 9। ये तो आपको पता है, बोलते हैं ना ऐसे हिंदी में, तो बोलते सातवें आसमान पे, यहाँ पे ऑन क्लाउड 9। व्हाट डज इट मीन? इट मीन एक्सट्रीमली हैप्पी। जब आप कुछ अचीव करते हो एंड यू आर वेरी हैप्पी, यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, सो यू कैन से दैट आई एम ऑन क्लाउड 9। हाउ विल यू यूज दिस? सो शी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द प्राइज जीतने के बाद वो बहुत खुश हुई। शी वॉज ऑन क्लाउड 9। ऑल ईयर्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल ईयर्स? मतलब लिसनिंग अटेंटिवली। हाँ, मतलब एकदम पूरे अपने सेंस ऑर्गन, अपने ज्ञानेंद्रियों को खोल के जब आप कोई भी बात को सुनते हैं, क्लास में अटेंटिव रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल ईयर्स। ओके, मतलब देखिए, टेल मी योर प्रॉब्लम, आई एम ऑल ईयर्स। अपना प्रॉब्लम बताओ, आई एम हियर, आई एम लिसनिंग टू यू। ओके, सो इस हिसाब से आप कैसे बोलते हो? ऑल ईयर्स। टेल मी योर प्रॉब्लम, आई एम ऑल ईयर्स। अपना प्रॉब्लम बताओ, मैं सब कुछ सुन रही हूं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है? अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यस, पहले तो डिस्गाइज का मतलब तो समझें। डिस्गाइज का मतलब होता है मतलब भेष बदलना। अब ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, मतलब भेष बदल के कोई आशीर्वाद दे रहा है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, समथिंग गुड दैट सीम्स टू बैड एट फर्स्ट। कुछ ऐसा आपके साथ घटना घटा जो पहले तो आपको बुरा लग रहा था कि अरे भाई ये कैसे हो गया, फिर लेटर ऑन यू रियलाइज्ड कि वो जो घटना है वो मेरे फायदे के लिए हुआ था। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, सो एग्जाम्पल इसका देख ले, लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब मैं एक जॉब कर रही थी और वो जॉब आफ्टर अ टाइम क्या हुआ, वो जॉब जो है मैंने रिजाइन मार दिया या उन लोगों ने मुझे निकाल दिया। फिर ऑब्वियस है किसी को बुरा लगेगा जॉब से निकलने के बाद, लेकिन आफ्टर अ वाइल, आफ्टर सम टाइम, शी और आई रियलाइज्ड कि दैट वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अच्छा हुआ कि मैंने वो जॉब छोड़ दिया, फिर मैं आगे बढ़ पाई, मुझे उससे अच्छा जॉब मिल गया। क्लियर? समझ आई बात? सो दिस इज कॉल्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके,
देखो कट कॉर्नर्स, ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट कॉर्नर्स? कट कॉर्नर्स का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज केयरलेसली करते हो और चीपली करते हो, डू समथिंग केयरलेसली और चीपली। जैसे टेल मी योर प्रॉब्लम, अच्छा यहां तो ये सेंटेंस चेंज नहीं हुआ, देखिए क्या है कट कॉर्नर्स, मतलब आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो सेंटेंस में। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ब्लू से लिखती हूँ, यस जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट शी ऑलवेज डज हर वर्क कटिंग कॉर्नर्स, मतलब वो अपना काम हमेशा कैसे करती है, केयरलेसली करती है। समझ आई बात? ये पहले वाले का ही ये था, आपका सेंटेंस था। मतलब देखिए शी ऑलवेज डज हर वर्क कटिंग कॉर्नर। ओके, आप ऐसे कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी काम केयरलेसली करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कट कॉर्नर्स, और आप उसको इस हिसाब से अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, फेस द म्यूजिक। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस द म्यूजिक? फेस द म्यूजिक का मतलब होता है बी पनिश्ड और टू फेस सम कॉन्सिक्वेंसेज। जो काम आपने किया है उसका कॉन्सिक्वेंसेज आप ही को झेलना होगा। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, फेस द म्यूजिक। ओके, फेस द म्यूजिक का मतलब ये मत समझिएगा कि हाँ म्यूजिक सुनना है, लिसन टू द म्यूजिक, नो। हाँ, इसका मतलब है कॉन्सिक्वेंसेज को फेस करना। बी पनिश्ड टू बियर द कॉन्सिक्वेंस, बी पनिश्ड या फिर टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज। एग्जाम्पल देखिए क्या है, यू हैव टू फेस द म्यूजिक ऑफ योर एक्शंस। जो काम आपने किया है उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो आप ही को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट क्या है, ओपन बुक। ये तो आप समझते हैं, ओपन बुक का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ भी सीक्रेट ना हो, जो सब सीक्रेट को क्या करे, सबके सामने रख दे, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन बुक। जैसे वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, जिसके अंदर कोई भी सीक्रेट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, ओपन बुक बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, आई एम जस्ट एन ओपन बुक, मैं एक खुली किताब हूं, मेरे अंदर कोई भी सीक्रेट नहीं है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ओपन बुक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का क्या मतलब होता है, मतलब किसी की आंखों का तारा, बहुत प्यारा, जो आप बहुत करीबी को बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। वेरी डियर टू समवन, हाँ उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। फॉर एग्जाम्पल, एवरी चाइल्ड इज एप्पल ऑफ देयर पेरेंट्स आई, है ना। हर बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए जो है बहुत अनमोल होते हैं, प्राइसलेस होते हैं, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरी चाइल्ड इज एप्पल ऑफ देयर पेरेंट्स आई। ओके, नेक्स्ट देखिए, एट 6 and 7, एट 6 and 7 वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने यहाँ पे आपके इस वीडियो में जो भी मैंने इडियम्स लिया हुआ है, ऑल दोज idioms are very extremely selected, मतलब बहुत क्रिटिकली उसको सेलेक्ट किया गया है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बार बार, वही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। एट 6 and 7 देखिए क्या है इसका मतलब, इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। जब आप कोई भी काम एक पैटर्न में नहीं करते, डिसऑर्डर और कंफ्यूजन में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एट 6 and 7। जैसे आई हैव अरेंज्ड माई शेड्यूल एट 6 and 7, मतलब मैंने अपना शेड्यूल जो है वो सब उथल फुथल कर दिया है, मतलब उसको अरेंज डिसऑर्डर मैनर में कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर? ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, अभी नेक्स्ट है आपका that can't judge a book by its cover। now what does it mean? इसमें बोला जा रहा है कि कभी आप, ये हम लोग नॉर्मली इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, not judge something primarily on its appearance। इसका मतलब है कि कभी भी किसी भी किताब को कवर के हिसाब से जो है वो मतलब कवर के बेसिस पे उसको जज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे किसी भी बुक का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन। ओके, हम लोग किसके बारे में बात करें, पर्सन के बारे में, मतलब नॉट जज समथिंग प्राइमरली ऑन इट्स अपीयरेंस। किसी नॉट ओनली पर्सन, एक्चुअली ऑल द थिंग्स वी सी अराउंड, हमको उस पे अपीयरेंस पे जज नहीं करना चाहिए। सो एवरी चाइल्ड इज, यहाँ पे वी शुड नॉट, क्या होगा, वी शुड नॉट जज, हाँ वी शुड, वी कांट जज, नॉट जज a book by its cover।
क्लियर? हाँ, आप इस हिसाब से इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। ओके, अभी क्या है, इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है, फुल डिटेल्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है, फुल डिटेल। यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं दैट माई टीचर हैज एक्सप्लेन्ड मी ईच एंड एवरी फॉर्मूला विद एवरी इन्स एंड आउट्स। मतलब मेरे टीचर ने मुझे जो फॉर्मूला एक्सप्लेन किया दैट विद इन वेरी डिटेल्ड मैनर, हर एक छोटी छोटी डिटेल को लेके उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, selling in the same boat. Now what does it mean? It means that when you are facing the same situation, जब being in the same difficult situation, selling in the same boat मतलब जब दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन एक ही सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, being in the same difficult situation। जैसे आप ऐसे बोल सकते हो that me and my friend are sailing in the same boat। हम लोग दोनों जन जो है सेल कर रहे हैं एक ही बोट में, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जर्नी पे निकले हुए हैं, इसका मतलब है दैट वी आर फेसिंग द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट सी, थ्रू थिक एंड थिन। यस, थ्रू थिक एंड थिन मतलब क्या होता है, जैसे सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। कुछ भी हो, क्या सर्कमस्टांसेस है, डजंट मैटर, दैट आई विल स्टैंड बाय यू। मैं आपके सपोर्ट में खड़ी रहूंगी या खड़ी रहूंगा, खड़ा रहूंगा। थ्रू थिक एंड थिन, दिस इज एग्जाम्पल, आई विल स्टैंड बाय माई फादर थ्रू थिक एंड थिन। मैं अपने फादर के साथ हमेशा हर सिचुएशन में खड़ी रहूंगी या खड़ा रहूंगा। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। ओके, देखिए तो ये कुछ सेलेक्टिव इडियम्स मैंने लिया था इस क्लास के लिए। फिर हम लोग नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मैं मिलूंगी, और आपको अगर मेरा क्लास अच्छा लगा काइंडली सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, और मैं न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ बहुत जल्द आऊंगी। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।